मेरे को लगता है कि जो मेडिकल फेटर्निटी है वो उनमें एम्पैथी की कमी है। हेमोफिलिया सिर्फ लड़कों को ही होता है? लड़कों को ही होता है, बट इनहिबिटर होता क्या है वैसे? इसकी जो थेरेपी है बहुत कॉस्टली है। फैक्टर 8 जो मुझे याद है कि हम लोग खरीदते थे, और हमारा एक भी अगर हमने खरीद लिया ना तो हमारा पूरा बैंक बैलेंस कितनी बार हुआ था कि हमारे बैंक में ज़ीरो, मतलब पैसे ही नहीं बचते थे उसके बाद अगर आपने एक फैक्टर भी खरीद लिया। मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि हीमोफीलिया क्या होता है। सो मैं घर आके आई वॉज गोइंग, तब तो नेट भी नहीं था, तो मेरे पास जितनी भी किताबें थी, जितनी भी फार्मेसी की बुक्स थी, मैंने सबको सर्च किया। एंड जो मेरा आया देन मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर दैट खून रुक नहीं रहा है। So today's podcast is going to be a very different one. Today my guest is going to be Alpna Bhatnagar. A little bit about her. She is the secretary and the founder for Hemophilia Society Noida. She also has been a special educator to various schools in the Delhi NCR. And today she is here with me to share her challenges as a parent, as an educator, and as a person who has fought multiple roles in her family and in the society. So we are going to dig deep inside this podcast to understand what were the struggles and how she had this brave heart attitude in this podcast. तो siblings के बारे में बताओ, बचपन कैसा रहा? मैं और मेरी सिस्टर हम दो ही थे, और मेरे को जो है मेरे डैडी मम्मी ने एक लड़के की तरह पाला था, बिकॉज मेरा कोई भाई नहीं था। एंड सब काम करती थी मैं, बाहर जाके एवरी बैंक के सब्जी लाना, सब एवरीथिंग आई वाज डूइंग। आई हैड फार्मा बैकग्राउंड, तो मेरे डैडी के मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से। तो उन्होंने इनफैक्ट उनकी गाइडेंस से ही आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं मतलब आई रियली सल्यूट टू माई फादर कि ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ही वॉज वर्किंग इन NCERT, सो ही न्यू कि टीचिंग में कितने स्ट्रगल्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम टीचिंग नहीं करोगी, तुम एक कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगी। सो पहले सिस्टम का लूपहोल पता था। पहले था तो उन्होंने फिर मेरे को फार्मेसी में, मैंने कहा फार्मेसी करोगी है। मतलब पापा को पहले ही पता था कि पापा को पहले ही पता था कि फार्मा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट GDP कंट्रीब्यूटर्स। फार्मा में बहुत पैसा है, केमिस्ट की दुकान पूरी फार्मा ही चला रही है। तो फिर बट क्योंकि सिंस आई वाज एल्डेस्ट, सो 1995 में आई गॉट मैरिड, एंड विद इन 9 months श्रेय आ गया हमारी ज़िंदगी में। सो जब श्रेय आया तो उसके बाद माई होल या श्रेय द एल्डर वन, उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो गई। सो वी वर नॉट इन दिल्ली एंड वी वर इन समवेयर इन उड़ीसा। तो वहाँ पे एक दिन क्या हुआ कि ही वॉज क्रॉलिंग एंड उसको लग गया, वो गिर गया, एंड उसको यहाँ पे उसका लिप कट गया। सो देन ही स्टार्टेड ब्लीडिंग, एंड आई रिमेंबर कि उसको अराउंड 3-4 days तक ब्लीडिंग होता रहा। और वहाँ पे कुछ था नहीं, एंड वी वर क्लूलेस कि क्या हो रहा है इसके साथ में। वी ट्राइड एवरीथिंग, इवन मतलब किसी ने कहा ये लगा दो, वो लगा दो, कुछ सब कुछ ट्राई किया, बट उसका एंड दैट टाइम उसका हीमोग्लोबिन भी अराउंड 6 से नीचे गिरता जा रहा था। नॉर्मल कितना होता सो नॉर्मल इज आपका हीमोग्लोबिन 10 या 12, 10 to 13, बहुत ज़्यादा। बहुत ही कम था। ओके। तो फिर देन समवन टोल्ड अस कि नहीं, आप वहाँ जाओ, मेडिकल कॉलेज जाओ। तो मेडिकल कॉलेज गए, तो वहाँ पे आई डोंट नो उसने क्या कुछ मतलब मुझे अब समझ आता है, कुछ वॉइसो कंस्ट्रिक्टर उसमें कॉटन में लगाया, एंड ही उसका लिप जो है 10 minutes तक उसका बंद करके हाँ रखा। सो देन ही स्टॉप ब्लीडिंग। सो दैट डॉक्टर टोल्ड अस कि मतलब आई हैव डाउट कि इसको हीमोफीलिया है। सो मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि हीमोफीलिया क्या होता है। सो मैं घर आके आई वॉज गोइंग, तब तो नेट भी नहीं था, तो मेरे पास जितनी भी किताबें थी, जितनी भी फार्मेसी की बुक्स थी, मैंने सबको सर्च किया। एंड जो मेरा आया देन मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। आई स्टार्टेड, मतलब आई वॉज वेरी सैड कि भाई ये तो कुछ डिसऑर्डर है, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। सबसे यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट? आई वॉज नॉट अवेयर। एंड फिर हम दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, देन सब कुछ किया। देन जब आया तो एट दैट टाइम एम्स में हमारा सारा ट्रीटमेंट चला। फिर देन एम्स ने हमको हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली में किया।
दैट टाइम दिल्ली वाज द वन. एंड HFI के बारे में बताएं, हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया. हीमोफीलिया वैसे टिपिकली कितना, मतलब हाउ मेनी केसेस आर देयर ऑफ हीमोफीलिया, बिकॉज हीमोफीलिया वेरी रेयर काइंड ऑफ it comes in some sort of a disorder. Yeah, it's a disorder, one of the disabilities. Genetics, It's a genetic genetic disorder. Okay. It's a blood disorder. Blood disorder. Yeah, so जो 21 disabilities जो गवर्नमेंट ने अभी 2016 में जो करा है, जो एक्ट आया है, उसमें it is one of the blood disorders, sickle cell, thalassemia and class hemophilia. So अभी इसको रिकॉग्नाइज किया, एंड आई एम ग्लैड एंड थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि चलिए हमको पढ़ाई में तो जो है इन बच्चों को हमारे थोड़ा सुविधा मिल रही है. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड बट हमारी स्ट्रगल है अभी कि जॉब में भी मिले. सो सिंस जॉब में तो अभी नहीं है, बट ऑफ कोर्स हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं. सो आई एम, जैसे आपने बताया कि आई एम फाउंडर मेंबर ऑफ हीमोफीलिया सोसाइटी नोएडा, एंड दैट्स हम लोग जुड़े हुए हैं हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया. एंड दैट इन टर्न, हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया वो पूरा इंडिया का टेक ओवर, मतलब पूरा इंडिया को कैटर करती है. एंड ऑफ कोर्स वी चैप्टर्स आर वर्किंग एट लोकल लेवल पे हम काम करते हैं, एंड वी आर डूइंग एडवोकेसी, गॉट आर, क्योंकि इट्स अ रेयर डिसऑर्डर. अच्छा, कितने होते हैं वैसे केसेस, टिपिकली कितने आते हैं, हाउ मेनी केसेस आर देयर? सॉरी, मैंने वो क्वेश्चन आपका मिस किया. अराउंड अकॉर्डिंग टू ये WHO 10,000 में वन पेशेंट होना चाहिए, बट लेकिन इन इंडिया हमारा इतनी ह्यूज 10,000 में एक होना चाहिए. एक होना चाहिए. 1 in 10,000, that ratio is 1 in 10,000. But in India, there are only 29,000, around 29,000 diagnosed case. Diagnosed cases. So, but I'm sure कि they are pretty Which means बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हीमोफीलिया है, या misdiagnose है, या डायग्नोज ही नहीं हुए हैं. The part from, so awareness की कमी है. 100% गाँव के अंदर जाके कहेंगे इसको पहले से ही कोई प्रॉब्लम हाँ, जैसे बोलते हैं कि खून पतला, जैसे आप लेमैन की लैंग्वेज में बताओ, क्योंकि यू आर ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, कहीं भी कट लगा आपका ब्लीड हो रहा है, तो लेमैन बोलोगे नहीं इसका खून पतला है, इसका खून पतला. अरे खून पतला तो रीजन तो है कि क्या है, क्यों पतला है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है. सो इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग. सो खून पतला इज दैट, जैसे कोई भी बोलता है. दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर दैट खून रुक नहीं रहा है, बिकॉज अगेन आता है खून रुक जाता है एंड लाइक चोट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज, आई एम इमेजिनिंग दैट कि अगर मान के चलो कि कट थोड़ा सा ही बड़ा है, देन इट विल कंटिन्यूसली फ्लो without even stopping, and there's no way to stop, and body doesn't have a mechanism to stop it. और इन बच्चों में तो ये होता है कि आपका ये है, बट लाइफ थ्रेटनिंग भी कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे आपका CNS ब्लीड हो गया. What is that? CNS Central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लीड है आपका, इंट्राक्रेनियल ब्लीड, विद इन दे आर ब्लीडिंग विद इन द, जैसे कभी गिर गए, कोई ट्रॉमा हो गया. Internal bleedings. Yeah, internal bleedings are more harmful than external. External में तो you know कि आपको कहाँ से blood हो रहा है, you can manage by putting pressure and all. But internal bleedings are more harmful and more life threatening. So I remember कि श्रेय को हर साल हम hospitalize होते थे for a major trauma. एक बार उसको CNS bleed हुआ, तो उसके बाद उसको एक बार उसका gastrointestinal bleed हुई, देन एक बार उसका थ्रू यूरिन. दिस इज नॉर्मल. This is normal. या दिस इज नॉर्मल. सुन के तो बड़ा ही वो लग रहा है मुझे, ये नॉर्मल है. नाउ आई कैन से दैट, क्योंकि आई हैड गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, तो मुझे पता है कि अभी कैसे इनका मैनेज कर रहे हैं इन लोग. तो फिर जॉइंट ब्लीड्स आर, तो जॉइंट ब्लीड्स भी होते हैं, तो वो तो बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि दैट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट ऑफ कोर्स दे आर पेनफुल. Of course they will be. ऑफ कोर्स दे आर पेनफुल. आपके नी में ब्लीड हो रहा है, आपके एल्बो में ब्लीड हो रहा है, एंकल में ब्लीड हो रहा है. सो अगर ज़्यादा रिपीटेड ब्लीड होता है तो जॉइंट डैमेज हो सकते हैं. सो जॉइंट डैमेज के लिए दीज ब्लीड आर हार्मफुल, बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ये जो जॉइंट ब्लीड है. लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग तो आपका जैसे इन ब्लीडिंग इन इंट्राक्रेनियल ब्लीड है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड है, GI. और उसके बाद आपका ये कहीं अगर चोट लग गई आपको, तो आपका जो हमारी जो ये सांस की नली है, उसके साथ में जो मसल्स हैं उन्होंने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई गले में लग गया या कुछ है, बॉल लग गई, तो फिर एकदम से सांस रुक जाएगा ना, सांस लेने में तकलीफ होगी. सो दीज आर द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. Pretty much him, and he was a first kid, right? ही वाज अ फर्स्ट. तो ये तो घर के अंदर किस टाइप का महाभारत युद्ध हुए थे, आपको घर के अंदर क्या हुआ था? क्योंकि यू आर द मदर, एंड हमारे इंडिया के कल्चर के अंदर तो सीधे ही मम्मियों को ब्लेम करते हैं. बिल्कुल. बेसिकली
इसमें जो था कि वो मुझे बाद में पता चला कि श्रेय जब बॉर्न हो गया, सो हमने जेनेटिक, क्योंकि इट्स अ जेनेटिक डिजीज एंड बेसिकली मदर्स आर कैरियर, ऑल्दो दे आर व्हाट इज कैरियर इज दैट कि मदर्स आर सफरिंग फ्रॉम, मदर्स आर नॉट सफरिंग, मदर्स आर कैरिंग द जीन्स. The genes can be from the. Yeah, genes will be from this disorder. This is X-linked disease. So mothers. Okay, the mothers are the ones. Mothers are the carriers. Okay. So उसमें जब श्रेय हो गया तो मुझे भी, जैसे उस टाइम तो अवेयरनेस नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो मुझे भी मेरे इन लॉज से ये ताने सुनते थे कि तुम्हारे कारण आया है. ऑल्दो मैं मतलब NCR में पली बड़ी एंड आई एम वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, बट लेकिन मैं भी जब ये सब चीज़ें आई मेरी ज़िंदगी में, मतलब इट वाज लाइक कि ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में. How did you handle this pressure? Because एक तो ऑलरेडी आप प्रेशराइज्ड हो कि मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, प्लस एक एक्सटर्नल प्रेशर इंस्टेड ऑफ अ सपोर्ट, you are getting criticized and you're getting blamed for everything. How did you handle those situations? माई स्टडीज, मेरा बैकग्राउंड था, मेरा जो ये था, दैट हेल्प मी. How did you नो navigate? मैंने, हाँ, जो एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मिला मुझे. ऑफ कोर्स मेरे, मतलब मुझे याद है कि बहुत टाइम ऐसा होता था कि फैक्टर्स तब होते नहीं थे. फैक्टर्स रिप्लेसमेंट थेरेपी तो आजकल गवर्नमेंट फैक्टर्स दे रही है एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टली. हम लोग उस कितने रुपए का पड़ता है? इट इज़ अराउंड 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड अराउंड अभी उनको एक बार में 500 यूनिट लग जाता है. तो आप सोच लो 5,000 एक बार तब. और जैसे And this जैसे replacement happens in how many, in what duration? यू डोंट नो, आपका मे बी ट्वाइस अ वीक ऑल्सो, मे बी ट्वाइस अ मंथ, मतलब जैसे जैसे अच्छा, आपकी depend इंजरी होती है, हाँ वैसे वैसे. सो बट इट इज गुड कि अगर हम, जैसे अभी श्रेय इज हैविंग प्रोफाइल एक्सेस ट्रीटमेंट, मतलब वो पहले से इन्फ्यूज कर लेते हैं फैक्टर्स कि, तो वो ट्रॉमा होता ही नहीं है उनको, इन बच्चों को. तो दैट इज गुड, क्योंकि एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो फैक्टर्स अब प्रोवाइड कर पा रही है, मतलब हम लोग ले पा रहे हैं फैक्टर्स उससे. तो फैक्टर से खून के अंदर करता क्या वो? फैक्टर्स जो है वो आपका सेम चीज करता है कि जैसे फैक्टर 8 या फैक्टर 9 का आपने सपोजिंग किसी बच्चे को फैक्टर 8 नहीं है ब्लड में, तो अगर आपने फैक्टर 8 ऊपर से इन्फ्यूज कर लिया तो इट डज क्लॉटिंग, कि आपको वो पार्ट तो आपका जो मिसिंग है आपने ऊपर से मिल गया आपको ना. तो this is basically during the injuries only which you do. वी वर डूइंग दैट, मतलब अदरवाइज अगर आपको इंजरी नहीं तब भी लगाते हैं. आजकल उसको बोलते हैं प्रोफाइल एक्सेस ट्रीटमेंट. आजकल क्या करते हैं कि आपको अगर हम इंजरी हो गई और उसके बाद हमने फैक्टर लगाया तो फैक्टर भी ज़्यादा हमारा कंज्यूम होगा और बच्चे को मतलब आराम भी देर से आएगा. मतलब आपका, क्योंकि एक इंजरी जो एक ब्लीडिंग है एक जॉइंट में, दैट टेक्स अराउंड 3 वीक्स टू रिजॉल्व टोटली. और तो वो 3 वीक्स तक बेड रिडन है, या आपका मतलब वो कुछ उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही चीज़ ले लें, सो दैट वो सिचुएशन आने ही ना दे, मतलब इंटरनल ब्लीड होए नहीं ना दे, उससे पहले ही हमने फैक्टर ले लिया. तो बेसिकली अगर पहले से ही लेके रखा जस्ट इन केस कुछ इंजरी होता है तो इंस्टेड ऑफ 21 डेज वो थोड़ा कम टाइम के अंदर रिजॉल्व भी हो सकता है और नहीं, ब्लीड नहीं भी होती है. अच्छा, ब्लीड नहीं भी होती है. सो आजकल जो है बहुत सारी थेरेपीज आ रही हैं, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी है, या आपका जो है बाईपासिंग एजेंट्स ऑल्सो है. श्रेय इज हैविंग नाउ बाईपासिंग एजेंट्स. उसमें ये होता है कि इंट्रामस्कुलर वो इंजेक्शन लेना होता है, दैट इज हिमलिब्रा. तो वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग फैक्टर्स भी हैं कि जो कि एक बार इन्फ्यूज करो तो वो हफ्तों काम करते हैं. पहले ये वाली थेरेपीज जो है अभी रिसेंटली ये सारी. पहले क्या था कि पहले तो फैक्टर्स ही नहीं मिलते थे. बहुत पहले की अराउंड 90s में तो ये, उसके पहले तो ये था कि वो प्लाज्मा देते थे. सो दैट वाज वेरी पेनफुल एंड प्रोसेस. और उसमें ये था कि आपको आराम बहुत धीरे धीरे आता है, तो हफ्तों महीनों लग जाते थे रिकवर करके. सो सेम वॉज विथ श्रेय. तो बट लेकिन धीरे धीरे करके फैक्टर्स आना शुरू हुए, तो फैक्टर्स आए तो ये टाइम कम हो गया. तो अब तो ये है कि बिकॉज श्रेय इज लीडिंग मैनेजिंग हिज लाइफ, तो हम जो है हम नाउ आई कैन से दैट मदर्स के लिए ये बूम है कि हम लोग टैक्स गिवर हो गए हैं. नाउ पहले तो हम घर में ही रहते थे, सो दैट इज हमारी भी लाइफ चेंज हो गई है इससे. आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन श्रेय वाज इन 12, तो मैंने उसके बाद से अपनी जर्नी शुरू की है बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर.
सो उसके पहले तो आई वॉज, क्योंकि 24 पूरा उसी के अंदर पूरा। नाउ श्रेय इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ही इज नाउ बेस्ड आउट ऑफ कहाँ पे, इधर ही काम करता है। हाँ नहीं, ये है श्रेय इज डूइंग सिनेमाटोग्राफी कोर्स एंड ही इज डिस्लेक्सिक ऑल्सो। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट आल्सो। ये एसोसिएटेड कंडीशन है, सो ही इज मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आता है वो, ठीक है। आप मतलब हमारे यहाँ एक वो है, टैबू है कि डिसेबल हो गया तो बच्चा पागल है या कोई छूत की बीमारी हो गई उससे। मतलब बहुत कम फैमिलीज ऐसे हैं कि जो इतनी ओपनली बात करते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि अगर डिसेबिलिटी है, आप श्रेय को देखोगे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि वो हाथ वह टूटे हुए हैं, मतलब एक ऐसा इमेज आ जाता है कि या फिर बिल्कुल चल नहीं पा रहा या कुछ है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऑफ कोर्स वो एक मेडिकल कंडीशन भी है उसके साथ, और जो जैसा वो हुआ है ऑफ कोर्स उसमें कंस्ट्रेंट्स तो हैं ही, नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा ये लोग हट गए, लेकिन अब अगर उसमें फैक्टर्स उसको इंफ्यूज हो जाता है, ही इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। सो डिसलेक्सिया पार्ट में मैं आती हूँ। सो जब वो सेकेंड में था तो मैं स्कूल में जाती थी और मैं सबसे पूछती थी कि दैट टाइम तारे ज़मीं पर नहीं आई हुई थी, तो मैं इनफैक्ट मैं पूछती थी टीचर्स को कि मुझे ये प्रॉब्लम लगती है इसमें कि ये एक लाइन भी लिख नहीं पाता, मतलब कॉपी नहीं कर पाता, प्लीज़ व्हाट इज़ दैट आपको। क्योंकि मैं तो सिंस ही वॉज द ओनली, मतलब उस टाइम पे मेरा पहला ही बच्चा था, पूरा फोकस इस पे था। पूरा उसकी मैंने पिटाई भी करी है कि तू कॉपी नहीं करता। फिर देन समाओ मेरे पास एक लुबना एडम का, मैंने एक वो, शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, वो DU में प्रोफेसर थी, साइकोलॉजिस्ट। उनका एक मैंने ना एक लेख पढ़ा, मेरे इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ लेकर आए तो कि ये देखो जरा अल्पना, ये पढ़ो जरा। तो उसमें जो जो सिम्टम्स थे वो सारे मैच कर रहे थे श्रेय से। what did you read? It was that कि verbally they are fine, but when it comes to the writing part तो वो perceiving में time लगता है उनको। They are मतलब उनका जो है reversing the digits, reversing the numbers, and F को मतलब P को Q लिख दिया, Q को P लिख दिया, T L। So these were the symptoms जो बड़े common से मुझे देखे। So then मैंने फिर और रिसर्च किया उसके बारे में, देखा इधर उधर। So then I came to know कि मतलब फॉर्मल डायग्नोसिस से मुझे पहले ही पता चल गया था कि शी वाज डिस्लेक्सिक। सो मदर, एक मदरली इंस्टिंक्ट। And this was which year you realized कि he is dyslexic? ही वाज इन क्लास, ही वाज जस्ट 4-5 years old। पकड़ लिया आपने खुद ही? हाँ, तो उसके बाद Without any formal diagnosis? विदाउट एनी फॉर्मल डायग्नोसिस। तारे ज़मीं पे I think 2007। हाँ, उसके पहले वो डायग्नोज मैंने कर लिया था। वो डिस्लेक्सिया है, डिस्लेक्सिक है। तो बट मुझे सब लोग बोलते थे, मेरे इन-लॉज भी, कि तुम तो पागल हो, तुम इसको पढ़ाती नहीं हो, इसलिए ये ऐसे है। वो ये था, ये टाइम था। मतलब पहले आपको हीमोफीलिया में सुनाया, फिर आपको आपके पढ़ाई में सुनाया कि आप पढ़ा नहीं पा रहे। तुम इसको पढ़ाओ, इसको पढ़ाती नहीं हो। एंड यू नो, मैं उनकी मतलब बात सुन के ना, हम बेचारे, मैं बाप मतलब माँ बेटे बेचारे सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते थे, और श्रेय 2 लाइन लिखता था, उसके लाइन 2 के बाद वो लिख ही नहीं पाता। एंड यू नो, उसको थप्पड़ भी पड़ते थे मेरे से। एंड नाउ आई रियलाइज, जब तारे ज़मीं पर आई, मैंने अपने आप को कर्ज किया कि मैंने कहा कि ये है, इसको है, और आपने इस तरह से आप दूसरों के कहने पे इसको मार भी रही हो। एक बार याद है मुझे, मैंने श्रेय को बिल्कुल बाथरूम में बंद कर दिया था कि तू पढ़ता नहीं है, तू रोता रहता है, तू ये करता है। एंड यू नो, वो तब से आज तक उसको ना, मतलब वो फोबिया हो गया था, अभी बहुत मुश्किल से गया है वो। मतलब आई कर्स माई सेल्फ एनीथिंग कि ये भी दूसरों के कहने पर है। मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि भैया दूसरों के कहने पर मत जाओ प्लीज़। आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए, नीड्स क्या है, प्लीज़ डू दैट। तो इन दूसरों के अंदर, आई अंडरस्टैंड इन-लॉज का माइंडसेट, देयर इज अ जनरेशन गैप। हाउ वाज योर spouse, husband, your partner? नहीं, he was being very supportive। वो मेरे He was understanding he was what you do. he was being very supportive, बहुत supportive थे। इनफैक्ट वो एक बहुत मेरा बैक सपोर्ट थे उनका। मुझे याद है कि जैसे श्रेय, उस टाइम पे इंजेक्शन नहीं होते थे, जॉइंट ब्लीड होता था, एंड हम लोग क्या करते थे, जॉइंट में हमको बोला जाता था कि आपको इसको ना मतलब वो करना है, सिकाई करनी है बर्फ़ की। तो हम रात भर परात लेके, परात रखी नीचे उसके नी के नीचे, और उसके बाद ऊपर से हम ठंडा, सर्दियों की बात होती थी, क्या ठंडा पानी डालते थे। मतलब ऐसे एक बार ऐसा था कि श्रेय 3 रात तक नहीं सोए, कंटिन्यूसली ही वॉज इन पेन। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को समझ आया कि मेरे कितना बिग सपोर्ट है हस्बैंड का। मतलब 2 घंटे वो जलते थे, 2 घंटे मैं जलती थी। मतलब हमने 3 दिन ऐसे निकले थे, एक टाइम ऐसा था।
नाउ मैं वही बोलती हूँ कि अभी आजकल हीमोफिलिक्स की बहुत अच्छी लाइफ है कि वो स्टेज तक जाना ही नहीं पड़ता उनको। वो मतलब वो उतना 3 रात और 3 दिन वाला पेन नहीं सहन में, उसके पहले ही फैक्टर्स लग जाते, तब तक फैक्टर्स नहीं थे। तो वो जिंदगी भी देखी है। इनफैक्ट जो मेरी जो डॉटर आई है वो श्रेय के लिए ही आई है। मैंने तो सोच लिया था नहीं करूँगी, बट लेकिन 9 इयर्स गैप है बीच में। बट लेकिन आई एम थैंकफुल कि मेरे को जो है मैं ऋषिका को लाई। एक टाइम ऐसा था क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस ही नहीं करी थी मेरे इन लॉज को। सो क्यों नहीं करा? इसलिए कि बिकॉज आई एम फिर से कैरिंग द जीन्स। हाँ आई एम कैरिंग द जीन्स। तो जिस दिन मैंने प्रेगनेंसी अनाउंस करी तो उन्होंने बोला कि अबॉर्ट कर। इट वॉज लाइक दैट। ओह माय गॉड। सो दिस जर्नी फ्रॉम ये जर्नी से, एंड मैं उस टाइम तो क्या बीइंग माय, मेरे हस्बैंड भी मतलब एक ही थे, तो उनको भी लगा कि चलो मतलब आई वॉज अंडर द टेबल, अंडर द स्कैल्पल। मैं वहां से निकल के मैं आई हूँ, मैंने कहा नहीं कराना मुझे, नहीं कराना मुझे। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मतलब ऋषिका इज मेरी बहुत सपोर्ट है, मेंटल सपोर्ट है। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, मैं लेकर आऊंगी इसको। सो एंड आई मैंने ना प्लान किया हुआ था कि लड़की ही हो, क्योंकि लड़कियां आर द कैरियर, गर्ल्स आर द कैरियर ऑफ इट। मैंने कहा अगर लड़का होगा तो हो सकता है हीमोफिलिक हो। सो एंड यू नो मैं, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी बहुत सपोर्ट मिली है, क्योंकि श्रेय बाल भारती में था तो वहाँ पे एक डॉक्टर आती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत रिनोन्ड हॉस्पिटल ऑफ नोएडा। एंड शी वॉज माई बैक सपोर्ट। उन्होंने मेरी जर्नी, मेरी स्ट्रगल्स देखे। तो जिस दिन मेरी प्रेगनेंसी अनाउंस, मतलब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट, तो मैं उनके पास गई सबसे पहले। सो मैंने कहा लुक हियर, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं लड़की चाहती हूँ, ठीक है। मेरा किसी तरह अगर मतलब फॉर्मल तो डायग्नोस, सेक्स डिटर्मिनेशन तो होता नहीं था, सेक्स डायग्नोसिस, तो मुझे इसमें आप हेल्प कर, अच्छा, मुझे इसमें हेल्प कर दो। सो शी हेल्प, ओके। ऑल्दो इनडायरेक्ट हेल्प थी। सो उन्होंने कहा नहीं, मैं उससे तो नहीं पूछूंगी रेडियोग्राफर से, बट आपको तो नहीं बताएगा, बट येस आई कैन डू दिस कि मैं आपको ये मतलब थ्रू मी, मैं तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि यू आर कैरिंग अ गर्ल। सो मैंने कहा अब नथिंग लाइक इट, आई एम नॉट गोइंग अंडर स्कैल्पल एंड अंडर द अबॉर्शन दिस थिंग, नॉट ट्रॉमा। मैं इसको ला रही एंड आई एम ग्लैड कि मैं लेकर आई। एंड सिबलिंग्स, श्रेय की भी लाइफ उसके बाद बहुत चेंज हो। हाउ डिड इट चेंज? बिकॉज नॉर्मली एक बच्चे होने से पूरा प्रेशर उसके ऊपर आता है, डेफिनेटली। और एक और बच्चा आ जाता तो फिर सडनली उसके ऊपर जो फोकस आजकल के जो मतलब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, है ना, तो अगर आप किसी को ज्यादा किसी के घर जाओ या किसी को ज्यादा बुलाओ, सो दे फील दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि पेरेंट्स क्या बात है, ये क्यों बुला रही है, इतना क्यों जा रही है। ऑफ कोर्स वो टाइम पे तो नेट का नहीं था, फोन नहीं थे उस टाइम पे भी, तो खेलते थे सब। लेकिन एक अपना सिबलिंग होता है तो ठीक है, जो वो हुआ, जब उसके बाद हुआ तो श्रेय बहुत मतलब श्रेय फील करता था। ही वॉज बेड ऑन, आई टोल्ड यू कि 3 years ही वॉज ऑन बेड जब इनहिबिटर्स डेवलप हुए थे उसको, उसके पार्ट में भी हम आते हैं बाद में। तो जब इनहिबिटर्स डेवलप हुए उसको, तो वो ही वॉज ऑन बेड टोटली। स्कूलिंग नहीं था बिल्कुल, जाता था ऑन एंड ऑफ में स्कूल से जाके, ऑफ कोर्स स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया आपको। मैं स्कूल से जाके उसका काम ले आती थी, तो हम होम स्कूलिंग टाइप थी, हम घर में ही पढ़ते थे सब। मतलब वो रेगुलरली स्कूल जाता था? नहीं जा पाता था क्योंकि बिकॉज ऑफ द because of the कंडीशन condition. एंड एनीथिंग कैन हैपन। खेलने कूदने के टाइम पे कुछ ऐसा, यू डिड नॉट वांट टू टेक दैट चांस, Yeah. कंसीडरिंग देयर वाज नो इकोसिस्टम, देयर वाज नथिंग व्हिच वाज अराउंड हीमोफिलिक दैट। अराउंड इट। ओके, तो फिर मैं ले आती थी वहाँ से जाके। तो एंड स्कूल वॉज बीइंग वेरी सपोर्टिव इन, श्रेय वॉज इन बाल भारती नोएडा, एंड उसकी प्रिंसिपल हेल्प मी लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट जब मैं कैरी करी थी ऋषिका को भी, मतलब वो उनका भी रिलेशन ऋषिका से भी है, उन्होंने सपोर्ट किया बहुत। मैं जाके, मैं ये था कि मैं आई वॉज अलाउड टू विजिट हिम ड्यूरिंग लंच टाइम, क्योंकि लंच टाइम में वो बहुत शैतानी करता था। क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, हीमोफिलिक्स आर वेरी शैतान, दे आर वेरी वेरी लॉटी। मतलब उस वो मतलब ये कुछ है आपने और भी देखे क्या, और भी केसेस देखे जहाँ पे शैतान है? बहुत शैतान होते हैं। क्या होता है टिपिकल, क्या देखा आपने बिहेवियर में? मतलब वो एक जगह अगर आप कहोगे कि बैठ जाओ, वो बैठेंगे नहीं। अच्छा। ऑफ कोर्स आप तो क्या है, आप तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि नहीं, इनको खुला छोड़ दो, खेलने दो, अभी तो फैक्टर्स मिल रहे हैं, लग जाएगी तो फैक्टर कैन टेक केयर ऑफ इट। बट लेकिन नॉर्मली अगर ये जो है, ये पार्ट जो है ना, कि जो फैक्टर 8 मिसिंग है या फैक्टर 9 मिसिंग है, तो वो शैतान फैक्टर उनमें आ जाता है, वो चीज़ है।
अच्छा, तो शैतान फैक्टर तो श्रेय की लाइफ उसके बाद बहुत चेंज हो गई, मतलब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया, उसका टेक केयर, मतलब वो ही वॉज बेबी सिटिंग हर। the moment मजा आता था, yeah. Rishika was born, born and he supported me like anything, मतलब वो एकदम से बड़ा हो गया, change हो गए. एकदम से, मतलब उसके पहले वो बहुत नॉटी और बहुत उसके बाद एकदम चेंज हो गया. He desired a sibling actually. Really? So yeah, so because of him I start मैंने second chance लिया, but although मेरे को बहुत discouragement मिली बहुतों से, but friends ने बहुत support किया, and mentally physically भी. My mother, my parents, उनका support बहुत था. So once she was born, तो फिर तो सबने एक्सेप्ट कर ही लिया कि नहीं ठीक है. सो मेरा शुरू से मेरा ये था कि लड़की होनी चाहिए, कैरियर होगी तो कोई बात नहीं है, आई मेरे जैसी तो होगी ना, एटलीस्ट हीमोफिलिक ना हो. सो फॉर्चुनेटली आई मतलब ऋषिका वॉज देयर, अ गर्ल चाइल्ड. बट बिफोर दैट, क्योंकि मुझे था कि ये मेरी साइंस बैकग्राउंड ने मुझे हेल्प करी, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स हम ये इतना ओपनली किसी से डिस्कस नहीं करते थे, बट आई थॉट दैट कि अगर लड़की होगी तो यार मेरे जैसी तो होगी ना, कैरिंग हो गई तो क्या है, क्या ये So हेमोफिलिया सिर्फ लड़कों को ही होता है? लड़कों को ही होता है. बट आजकल ऐसा है कि सिंस ये 2025 इज जो हमारा थीम ही ये था कि गर्ल्स कैन ब्लीड टू, क्योंकि फैक्टर 8 जो लेवल है वो डिफरेंट परसेंटेज पे होता है. जैसे कैरियर वुमेन है, उनका अगर अबव 50 है फैक्टर 8 लेवल या फैक्टर 9 लेवल, तो वो उनका वो ब्लीडर्स नहीं होते. बट अगर वो फैक्टर लेवल कम होता है, मतलब अराउंड आपका 15% से 20% होता है, सो दे ब्लीड, तो उनका ट्रॉमा हो सकता है. वो लोग भी जैसे पीरियड्स हो गए, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है, और आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम उनको प्रॉब्लम्स होती है. तो ये एक जो ईयर है जो WFH ने और हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, ये वाला जो ईयर है 2025 वाला, ये वुमेन ब्लीडर के अवेयरनेस को डेडिकेट किया हुआ है. तो there So are been cases, yes, but very, silent very cases. few. अच्छा, silent cases. साइलेंट केसेस हैं. सो क्योंकि अब हमें पता चल रहा है What is the lump? उसने का, इट्स स्टिल वी आर डायग्नोजिंग, मतलब हमारे लोग, But still, you have a number for that. नंबर्स आर लेस ऑफ कोर्स, क्योंकि सिम्टम्स मेल में ज़्यादा उभर के आ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रूजेस हो गया, जॉइंट ब्लीड हो गया, या लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हो गया, उनमें Women के अंदर तो और women कॉम्प्लिकेशन के- होगा. विमेन के अंदर ये है कि वो ज़्यादा देर तक, मतलब आपका पीरियड जो है तो ज़्यादा देर के लिए ब्लीड हो गया, या कोई ट्रॉमा हुआ, तो उस तरफ क्योंकि जो ये विमेन है हमारे इंडिया में, वो इतना अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा खुल के आते नहीं है, तो साइलेंट दे आर सफरर्स. सो बट अभी भी है, क्योंकि अच्छा इवन वॉन विलेब्रैंड है, जैसे वॉन विलेब्रैंड में भी दे आर गर्ल्स एंड मेल टू. What is that? वॉन विलेब्रैंड फैक्टर होता है जो कि फैक्टर 8 में अटैच होता है, 8 के साथ होता है उसका. मुझे आप ऐसे बता रहे, इसके मेरे को पता है कि अच्छा मैं तो जानता हूँ. नहीं है कि ही हमारे पास जो इनफैक्ट जो हमारी कम्युनिटी में है, जो है क्या होता है वॉन क्या वॉन विलेब्रैंड फैक्टर, क्या कहता क्या करता है? इसमें ये भी आपका क्लॉटिंग में काम चोटिंग के अंदर क्या क्लॉटिंग में हमारे पास हैं जो गर्ल्स हैं जो कि उनके लिए। डायग्नोज है जो है. और इसमें इवन इन देयर आर, मुझे एक याद है कि उत्तरांचल से 2-3 केसेस हैं जो कि फैक्टर 13 है. फैक्टर्स के बारे में जानना है, सो द लिंक ऑफ द एंटायर PDF इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो पिक इट अप फ्रॉम देयर. थिंग्स यू टुक दैट डिसीजन कि करना है, वो मतलब ये आया कहाँ से रहा था, ये करेज कहाँ से आया आपके अंदर? बिकॉज देखो ऐसा है कि सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली टू अ न्यू फैमिली, एंड आपका फर्स्ट बेबी को ही इतने सारे के सारे चैलेंजेस आ रखे हैं, एंड देन trying to fight. I know that husband support is always there, but still having the courage and the guts to try to do things which are normally asked not to do. How did you find the courage? What was your main? जब मैं एक इंसिडेंस आपको जरूर रिपोर्ट करना चाहूँगी. तो एक बार क्या हुआ था कि सिंस छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमारे, जब हम व्हेन वी आर वेरी सैड एंड व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, मतलब जो पेरेंट्स एज अ पेरेंट आई एम टेलिंग यू, तो छोटी छोटी चीज़ें वो हर्ट कर जाती हैं. तो एक बार क्या हुआ था कि श्रेय जो था 3 दिन तक मतलब सोया नहीं, और जब उसको बहुत इंटेंस पेन होता था और वो चिल्लाता था.
सो नोएडा में ये है ना कि पीछे मतलब बहुत खुले खुले घर नहीं है, पीछे की दीवारें एक तरह से मिली हुई हैं. सो मेरे घर में किसी ने बोला कि क्या कहते हैं, इसको बोलो ना धीरे से चिल्लाएगा, पीछे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, पागल है क्या. इट वॉज लाइक दैट. तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था मेरी जिंदगी का. तो मैंने कहा ये अब बहुत हो गया, क्योंकि वो जान के थोड़ी चिल्ला रहा है, ही इज शाउटिंग बिकॉज ही इज इन पेन. सो वो पेन आपको समझ नहीं आ रहा क्या वो बच्चा पेन में है, और आपको मतलब उस पेन की बजाय आपको अपनी मतलब कि लोग क्या कहेंगे, ये कैसे आप छुपाओ इसको. सो क्यों छुपाओ भाई, ये तो एक आपकी कंडीशन है. अगर आप छुपाने का तो कुछ इसमें है नहीं. तो वो जो उन्होंने लाइन बोली ना, वो एक ट्रिगर कर गया मुझे. मैंने कहा अब बहुत हो गया, अब मैं अपने बच्चे के लिए कोई वर्ड नहीं सुनाऊंगी. सो दैट वो बोलते हैं ना, वो मतलब एक लाइन जो ट्रिगर कर दी. उसके बाद से तो मैंने फिर लड़ना शुरू किया कि नहीं, अब जो ये है बहुत हो गया, अब किसी की नहीं सुननी, अब मैं हूँ श्रेय के लिए सिर्फ. उसके बाद आई वॉज डिफरेंट पर्सनालिटी. मैं स्कूल में भी जाती, अगर कुछ होता, प्रिंसिपल मैम से कुछ कहना होता, तो मैं एक एप्लीकेशन सबसे पहले लेकर जाती. एंड आई न्यू माई राइट्स, क्योंकि उस टाइम पे थैंक्स टू मतलब हमारा ये इग्नू से मैं ये कोर्स कर रही थी स्पेशल एड का. एंड हमारी प्रोफेसर जो करकरडूमा में अमर ज्योति से थी, मतलब दैट इज़ अ वंडरफुल, दे वर वंडरफुल पर्सन्स. उन्होंने शुरू वाले दिन से ही हमारा बैच ऐसा था ना कि उसमें सारे पेरेंट्स थे. मतलब वो पेरेंट्स को पता था कि वो सब, मतलब आप ये कहो कि जो पेरेंट्स थे, जो उनका चाइल्ड कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा था, तो वो पेरेंट बड़े डेडिकेटेड थे. सो दैट वो जो पार्ट था वो हमारी लाइफ का लाइफ चेंजिंग था. और उस टाइम पे हमें अपने राइट्स पता चले. सो उसके बाद तो वी वर डिफरेंट पर्सनालिटी. उसके बाद तो जहाँ लड़ना होता था मैं लड़ती थी भी, जहाँ स्टैंड करना होता था अपने बच्चे के लिए मैं स्टैंड भी करती थी. सो आई वॉज शील्ड ऑफ हिम. श्रेय और दुनिया के वर्ड के बीच में मैं थी. कि उस टाइम तक मुझे डिसलेक्सिया के बारे में भी पता चला. सो जो भी कंडीशंस, जो भी कुछ लेना होता था स्कूल से, या कुछ इवन स्क्राइब या कुछ, उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी हमारे. मतलब ही वॉज अराउंड, मैं बता 2000s की बात है ये. 2000 ही स्टार्टेड हिज जर्नी, हिज स्कूलिंग इन 1999. तो वो 1990 से, अब सोच लो 2000 में तो अवेयरनेस इतनी थी ही नहीं. ऑल्दो 1995 में, हाँ 1995 में आ गया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आ गया था गवर्नमेंट की तरफ से, बट फॉर्मली कुछ नहीं था. सो बट येस, CBSE ऑल्सो वॉज गिविंग द स्क्राइब एंड ऑल दिस थिंग, बट इतनी अवेयरनेस पेरेंट कम्युनिटी में नहीं थी. सो आई न्यू माई राइट. नहीं है अभी अभी भी कम है. आई न्यू नहीं, मैं वही कहती हूँ ना, अपने जो भी इफ योर चाइल्ड इज अ मतलब इट्स सफरिंग, साइलेंट सफरिंग तो आप भी कर रहे हो उसके साथ में, बट एटलीस्ट अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आधी जंग तो आपने उसी टाइम ही जीत ली. तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी वही हो जाएंगी, उतनी हो जाएंगी ना. तो आपका चाइल्ड, आपने जो आप फर्स्ट, अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप उस बच्चे के लिए स्टैंड नहीं कर पाओगे. सबसे पहली बात, छुपाओगे दुनिया से, है ना. तो ये जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन आती है फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी पेरेंट, जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ये चीज़ कि मेरा बच्चा इससे जूझ रहा है, इस सफरिंग है उसकी, तो आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रहेगी. तो मैं पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि ओनरशिप लीजिए सबसे पहले. तो इसके अंदर मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूर अ मदर, ठीक है ना, और मुझे पता है कि पेरेंटिंग इज द रोल ऑफ बोथ द पार्टनर्स, मदर एंड द फादर. आपके इन स्टेप्स, ये जो आपने जो क्या कहता है उसको, बेबाक कह सकते हैं, मतलब जो मेरे को करना है तो करना है, मैं लड़ना है तो लड़ना है, इस एटीट्यूड से आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आया था, एंड हाउ वाज ही, हाउ इट चेंज्ड हिम एज अ पर्सन? सी दैट टाइम मैं, क्योंकि ये बहुत जो फैक्टर्स थे, वो ये बहुत कॉस्टली थेरेपी है. इसकी जो थेरेपी है बहुत कॉस्टली है. फैक्टर 8 जो मुझे याद है कि हम लोग खरीदते थे, और हमारा एक भी अगर हमने खरीद लिया ना, तो हमारा पूरा बैंक बैलेंस कितनी बार हुआ था कि हमारे बैंक में ज़ीरो, मतलब पैसे ही नहीं बचते थे उसके बाद, अगर आपने एक फैक्टर भी खरीद लिया. तो मैं ये बोलती थी अपने हस्बैंड को उस टाइम पे, मैंने कहा नहीं, यू टेक पार्ट ऑफ फाइनेंस की आप, क्योंकि मैं फाइनेंशियली तो उनको सपोर्ट कर नहीं पाती थी उस टाइम पे. तो आप फाइनेंस देखो, आप जाओ,
कुछ नहीं है, ये पार्ट आप देखो एंड यू ऑफ कोर्स आप मेरे लिए, मुझे पता है कि यू आर देयर एट, मेरे पीछे खड़े हो, और लेकिन ये पार्ट मैं देखती हूँ। तो जो भी पार्ट हमारा होता था कि डॉक्टर से बात करना है, वो मुझे याद है, मुझे आगे कर दिया जाता था कि भाई तू जा। और उस टाइम पे मुझे याद है कि बहुत डांट पड़ती थी डॉक्टर से। किसको? एक बहुत स्वीट से डॉक्टर थे मेरे इस पे डॉक्टर बासु, डॉक्टर टी.के. बासु, एंड नाउ ही इज नो मोर एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो कैलाश हॉस्पिटल में थे एंड ही वाज द वन जिन्होंने डायग्नोज किया था श्रेय को। तो वो मैं दूर से आ रही होती थी, श्रेय को गोदी में उठा के, वो वहीं पे खड़े हो जाते थे, फिर से चोट लगा ली इसको। उसके बाद तो डांटना शुरू हो जाता, तुमने ध्यान नहीं रखा होगा इसको, तुमने ये नहीं किया होगा, तुमने वो नहीं किया। मैं चुप, मैं खड़ी है एंड आई, मतलब मुझे बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है। मतलब वो ना कनेक्शन इतना अच्छा था उनके साथ में कि उनका डांटना भी अच्छा लगता था हमको। He was concerned. या ही वॉज वेरी मच कंसर्न, ही वॉज। तो एंड उन्हीं की वजह से श्रेय का जो इनहिबिटर जो हुआ है वो भी रिजॉल्व हुए हैं कि ही वाज द वन एंड अच्छा, he was the one जिन्होंने वो आइडेंटिफाई करा था कि ये चलेगा उनके लिए। जब श्रेय इनहिबिटर हुआ, श्रेय को मुझे याद है कि श्रेय इनहिबिटर होता क्या है वैसे? श्रेय ना क्या होता है कि आप जैसे फॉरेन बॉडी, आप मतलब बॉडी जब ना जो आप बाहर से ले रहे हो, फैक्टर्स ले रहे हो अपनी बॉडी में, बॉडी उसके काउंटर है, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करती है। मींस आपको अगर आपने फैक्टर इन्फ्यूज किया और बॉडी ने उसको एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट यूज किया, मैं आई एम टेलिंग इन अ लेमैन लाइन, हाँ, वो उसी लैंग्वेज में चाहिए। तो उसने अगर बॉडी ने अगर उसको एक फॉरेन ऑब्जेक्ट डायग्नोज किया तो वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगी। अच्छा, तो मतलब अगर उसको क्लॉट करना है फैक्टर को, तो वो क्लॉट नहीं करेगी, उसको अगेंस्ट काम करेगी। कि अगर हम बहुत डीप उसमें जाएं तो ये बहुत लॉन्ग वो है, मतलब मैं लेकिन हाँ मोटा मोटी ये देखे कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं उसकी कि ये वाला जो आपका बॉडी के साथ वो सही तरीके से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मोटा मोटी कंपैटिबिलिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम है हीमोफीलिया में कि आपको बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो उसकी थेरेपी, ऑल्दो ये थेरेपीज बहुत महंगी है, बट उसमें अलग एक फैक्टर इन्फ्यूज करते हैं, दैट इज फैक्टर 8 और फैक्टर 7। वो बाईपासिंग एजेंट्स होते हैं या फीबा इन्फ्यूज करते हैं आजकल। तो उसमें क्या है, वो और महंगा इंजेक्शन है, दैट कम्स अराउंड थाउजेंड्स, 50-60,000 का एक ही, मतलब एक डोज आता है उसमें। सो दैट इज, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर बीइंग हम अगर सर्विस क्लास के लिए, तो वो एक भी अगर ले लिया तो उसका तो मेरे ख्याल पूरा का पूरा चला गया सैलरी क्या वो। अरे मतलब मैंने एक पढ़ा भी था, रिसर्च एंड सर्वे देखा था, दैट 27% ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड्स गो बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ वन मेडिकल इमरजेंसी। And this is like a repeated medical emergency every single time there's an injury, and that too back in the time जब पैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से कमते थे। अभी तो मैं अभी करंट सरकार के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन स्टिल वी आर नॉट सेविंग मनी। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि तो दिस डॉक्टर केम एंड ही फिगर आउट दैट फिर वो श्रेय को जब सीएनएस ब्लीड हुई, तो एक्चुअली बोलते हैं, बट ऑल्दो ये थ्योरेटिकली प्रूवन नहीं है, बट मेरे को बाय एक्सपीरियंस आई कैन से सी फैक्टर्स जो होते हैं दो तरह के आते हैं, एक प्लाज्मा बेस आता है और एक रिकॉम्बिनेंट आता है। रिकॉम्बिनेंट इज लैब ग्रो, मतलब वो लैब में बनते हैं फैक्टर्स, दैट इज नॉट अ ब्लड प्रोडक्ट। बट अगर आप ब्लड प्रोडक्ट और दिस रिकॉम्बिनेंट फैक्टर को मतलब कंबाइन कर लो, जैसे कि एक हाइब्रिड काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, जैसे कि आपने एक डोज आपने इसकी ले ली, ये आपका प्लाज्मा बेस फैक्टर, और उसके बाद आपने विद इन 24 आवर रिकॉम्बिनेंट ले लिया। कई बार इमरजेंसी होती है, लगाना पड़ता है, फैक्टर नहीं मिल रहा, तो उस केस में होता है कि आपका ये इनहिबिटर्स डेवलप होने के चांसेस हैं, ऑल्दो कोई प्रूवन इनहिबिटर्स के अंदर टिपिकली क्या सेंस, या मान के चलो कुछ तो वो बैकफायर, मतलब देयर इज समथिंग। इनहिबिटर्स अगर आपका है तो आपको जो फैक्टर 8 है, एक तो आपकी बहुत ज़्यादा थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, और आपको मतलब वो बहुत मुश्किल है वो उसको ब्लीड को कंट्रोल करना। तो इनहिबिटर्स टिपिकली क्या ब्लड लेते हैं, देन दे टेक दैट व्हाट यू कॉल, जो आप बोल रहे हो उन दोनों को एक पर्टिकुलर इसके अंदर टेस्ट करते हैं? उसमें डिफरेंट इंजेक्शन लगता है, जो आपको इन्फ्यूजन है वो डिफरेंट तरह से जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनहिबिटर आपका सही चल रहा है, इज इट वर्किंग ऑन योर बॉडी और नॉट? इनहिबिटर नहीं, फैक्टर अगर सही चल रहा है, तो इनहिबिटर के साथ अगर उसका सही बैठ गया
मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो लेट्स से फैक्टर डाला और फैक्टर के साथ इनहिबिटर इज द वन ना व्हिच इज सेइंग दैट आई कांट एक्सेप्ट दिस और आई कैन एक्सेप्ट तो दिस. उसमें आपको क्लॉटिंग नहीं होता. So हाँ, तो inhibitor if it is तो if the clot is stopping, which means it is not inhibiting. वो stop नहीं कर रहा है. If The you are factor is working. if you are getting a clot, that means you are normal. So इसके अंदर कोई टेस्टिंग नहीं है कि पहले लगाने से पहले ही वो चेक नहीं करते क्या ब्लड के साथ? There are essays होते हैं ना, फैक्टर 8 ऐसे होते हैं, स्क्रीनिंग होता है. अच्छा, ऐसे क्या होता है? essays होते हैं कि आपका बॉडी में फैक्टर 8 लेवल को कितनी परसेंटेज है. Let's say अभी टोटल हीमोफीलिया के अभी केसेस प्रॉपरली इंडिया के अंदर अभी कितने हैं? हीमोफीलिया के अंदर अकॉर्डिंग टू हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया डायग्नोज केस अराउंड 29 to 30,000 के बीच में है. 20 मतलब 30,000 भी नहीं है, कमी है उससे. ये लेकिन डायग्नोस्ड ये डायग्नोज ऑफिशियली डायग्नोस्ड. या ऑफिशियली. अनऑफिशियली बहुत सारे अनऑफिशियली तो क्योंकि अवेयरनेस या हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ मिस गाइडेंस है, मिस डायग्नोसिस भी है, और उसके ऊपर जो है फैमिलीज भी छिपाती हैं कि भाई फैमिलीज इसलिए छिपाती हैं कि ये टाबू है. क्योंकि अगर आपके साथ हुआ हीमोफीलिया या मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि मैं मेरे साथ क्या बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जो कि बोला जाता था कि नहीं ये हीमोफीलिया है, ये मत बताओ, लड़की कैरियर है, शादी कैसे होगी लड़की की, क्योंकि लड़की इज कैरिंग द जीन्स. हम तुमने हमारी फैमिली तो आके खराब कर ही दी, बर्बाद कर ही दी, लेकिन अभी जो लड़की है अगर ये कैरियर हो गई तो ये दूसरे की फैमिली जाके के बर्बाद कर देगी, कौन शादी करेगा इससे. तो ये फैमिलीज में बहुत बड़ा मिथ है और ये बोला जाता है. तो मैं वही कहती हूँ कि भाई अगर एक लड़की नॉर्मल जीवन, क्योंकि अब तो इतना अवेयरनेस आ गई है मेडिकल साइंस में कि वो हम PND करियर डिटेक्शन और प्री नेटल डायग्नोसिस से हम इस हीमोफीलिया को मैनेज भी कर सकते हैं और हटा भी, मतलब अगर इफ फीटस अफेक्टेड है तो हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी संडे को मेरा एक प्रोग्राम भी था इन ये IVF पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे. तो बहुत सारे इस तरह से जो है चीज़ें हैं कि जो हम मैनेज भी कर सकते हैं और उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं. तो हम क्यों छुपाएं और क्यों इस चीज़ को, और अब आजकल तो फैक्टर्स भी लगते हैं. तो जब बच्चा एक नेक्स्ट टू नॉर्मल लाइफ बिता सकता है तो क्यों इस चीज़ को छुपाना. इनफैक्ट अगर आप स्कूल में बता के रखोगे या नेबर्स को बता के रखोगे, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, सो दे आर रेडी टू हेल्प यू. और वो ज़्यादा उस बच्चे का ख्याल रखेंगे. मुझे याद है मैं स्कूल जाती थी, मैंने परमिशन ले रखी थी स्कूल से कि उसका जब गेम्स पीरियड है या जो लंच पीरियड है तो वो जो है उसमें क्या कहते हैं, मुझे परमिशन थी कि मैं जाके विजिट कर सकूं स्कूल को. परमिशन क्यों मिलती थी? आप क्योंकि मैंने रिटर्न में ले रखी थी कि बिकॉज ही इज हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड आई शुड बी अलाउड टू विजिट. डू यू आल्सो वर्क इन द स्कूल फॉर हिम? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं मतलब एक टाइम तो इतना ऐसा आ गया था कि मैंने उस स्कूल में एज अ लैब अटेंडेंट भी काम किया है. मुझे ये था कि जो है मुझे श्रेय के साथ रहना है, हर उसमें देखना है उसको. तो मैंने स्कूल की एज अ लैब अटेंडेंट मैंने जॉब भी करी हुई है 3-4 महीना. वो बात दूसरी है कि मैं स्कूल जाती थी और श्रेय फिर घर में रहता था, तो देन आई हैड टू रिजाइन. बट मैंने उसके लिए मतलब मैंने किया कि मुझे लगा कि नहीं, मैं श्रेय के साथ मुझे रहना है, क्योंकि दैट टाइम मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, B.Ed नहीं था. It was helpful वो 3 months. It was really helpful. What were your observations? क्योंकि मैं जाके जो प्रिंसिपल और जो उनकी जो टीचर्स हैं, मैं उनको अपनी जाके प्रॉब्लम, अपनी कंडीशन, श्रेय की कंडीशंस बता पाई, और वो चीज़ इतना इफेक्ट करी कि जो प्रिंसिपल थी और जो टीचर्स थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी. तो वो जो 3 महीने थे, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए वो बहुत पॉजिटिव थे. ऑल्दो वो लैब अटेंडेंट की जॉब थी, बहुत कोई अच्छी जॉब नहीं थी, बट लेकिन वो चीज़ के लिए मैं स्कूल को मैं बोल पाई कि ये प्रॉब्लम होती है. सो बाय द टाइम श्रेय को कुछ प्रॉब्लम होती थी, दे वर रेडी टू हेल्प मी. ऑलराइट. तो कमिंग बैक टू द एडवोकेसी वाला पार्ट, तो एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या गैप्स दिखते हैं जो कि आपको लगता है कि कवर कर देना चाहिए, सो दैट this becomes a very peaceful, or you can say it becomes a very easy ride for the persons who on the hemophilia to navigate through? That's a very good question. See, in today's scenario,
I'm not talking about the past. In today's scenario, as government are giving this factor free of cost. आप चले जाओ, आपको प्रॉब्लम है, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाओ नोएडा एंड एनसीआर में, और आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे. यू कैन गेट दिस फैक्टर वेरी इजीली. मेरे को लगता है कि जो मेडिकल फेटर्निटी है वो उनमें एम्पैथी की कमी है. अगर वो एम्पैथेटिकली हमारे लोगों को देखें, यस, अगर हमारे को लोगों को डील करें, तो एक तो बच्चा ऐसे ही सफ़र कर रहा है, वो पर्सन ऐसे ही इतना सफ़र कर रहा है पेन में, वो अगर थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाएंगे तो आधी चीज़ें ऐसे ही उनका. आप कौन से डॉक्टर्स की बात कर रहे हो? सी मैं बेसिकली हर डॉक्टर की बात कर रही हूँ जहाँ जो डील करते हैं हीमोफीलिया को. ओके, ठीक है. दे आर नॉट एम्पैथेटिक? नहीं, दे आर एम्पैथेटिक. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? थोड़ा सा शेयर कर सकते हो क्या? खुल के तो नहीं बोलूंगी मैं ये. तो ठीक है, तो खुल के आपको खुल के बोलना चाहिए. नहीं, सी मुझे लगता है कि हमारे लिए फिर और चीज़ें खराब ना हो जाएं. वी आर देयर टू ब्रिज द गैप एज अ सोसाइटी. सी मैं एज अ पेरेंट तो हूँ, बट मैं एज अ सोसाइटी भी हूँ. मैं डुअल रोल निभा रही हूँ, एक पेरेंट का, एक सोसाइटी, एक ब्रिजिंग द गैप. मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से एग्जांपल है, वो डॉक्टर है हमारा सरकारी डॉक्टर, और अगर वो सरकारी डॉक्टर अपना काम नहीं करेगा तो उसको पता तो होना चाहिए ना, उसको तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना कि ही इज़ नॉट डूइंग अ गुड जॉब, और मे बी समबडी हु इज़ अबव हिम शुड टेल हिम दैट ही शुड बी डूइंग हिज जॉब वेल, और समबडी एल्स शुड बी कमिंग इन हिज पोजीशन टू डू द नीडेड जस्टिस फॉर दिस सोसाइटी, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे बच्चों की तो ज़िंदगी वैसे ही ख़राब है. If he's not helping or she's not helping, I don't know whomsoever you're talking about. सी मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा सा उनका अपना अप्रोच, वो ठीक है, ऑफ कोर्स होंगे जो कि पेशेंट्स हैं, जो कि झूठ बोलते होंगे जाके कि भाई फैक्टर लगाने, बट कहीं ना कहीं कोई आपके पास आ रहा है तो वो ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो उसको अच्छा लग रहा है आने के लिए आपके पास. ऑफ कोर्स आपको अगर रोज रोज हॉस्पिटल जाना पड़े और लंबी लाइन में लगना पड़े, और it is very discouraging and very disheartening कि लाइन में लगना पड़ रहा है, एंड यू आर ऑलमोस्ट हैविंग अ कंडीशन जहाँ पे आपको अपना यू हैव टू गेट क्योर इमीडिएटली, उसके लिए भी लाइन लगना पड़ रहा है. सो तो ऑफ कोर्स लाइन मतलब कि ठीक है, आपका जो है, और आप सुन रहे हो कि भाई ये कि आप क्यों आ रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है फैक्टर्स की, आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको तो ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है. वो दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि ये हिडन डिसेबिलिटी है हीमोफीलिया. हिडन डिसेबिलिटी मतलब आपको तो नॉर्मल लग रहा है ना आदमी, बच्चा, लेकिन वो तो उसकी कंडीशन है ना. उसको पता है कि मेरे जो है जॉइंट ब्लीड कर रहे हैं, या मेरे कहीं मसल ट्रॉमा हुआ है, या मेरे को कहीं उस डॉक्टर को तो हीमोफीलिया नहीं है ना, उस डॉक्टर को, या तो ऑब्वियसली बात है, ही इज ट्रीटिंग, उसको एम्पैथी कहाँ होगी? बट लेकिन अगर उसके बच्चे को होता है, उसको होता, तो उसको पता है कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, तो उसका एम्पैथी बहुत सॉलिड है. उसको है ही नहीं. बट आपको देख तो रहे हो ना आप, नहीं समझ आएगा ना उसको, वो डॉक्टर है, उसके लिए वो पेशेंट ही है, उसके लिए एक नंबर है. You can say that. है ना. तो how do you plan to solve this? मतलब इसको ये देखो, अगर आपके व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर ये इतना बड़ा लूप होल है, तो फिर आप इसको कैसे कम्युनिकेट करोगे? बिकॉज हियर यू हैव टू कम्युनिकेट. मैं इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी है, अगर आपकी नॉट इवन विद हीमोफीलिया, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, आपको थोड़ा सा एम्पैथेटिकली उनको ट्रीट करना चाहिए. मेरा ये उनके लिए एक क्या बोलूं, बिकॉज आप भी एक संस्थान के हेड हो. हाँ, मैं डुअल रोल निभा रही हूँ यहाँ पे. आई एम अ पेरेंट ऑल्सो, और आई एम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट. सो मुझे लगता है कि आपके अंदर का जो करेजियस पर्सन, दैट पर्सन हैज टू गेट एक्टिवेटेड अगेन टू फाइट फॉर द अदर्स. नहीं, इट्स बिकॉज कि मेनी टाइम्स वी फील कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये चीज़ कहीं नेगेटिव, हमारी कम्युनिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट दे. हाउ कैन यू से दैट? व्हाट आर द ऑड्स? बिकॉज मेरे को इतना पता, प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट जाके खेले हो, तो फिर आप यहाँ पे क्यों पीछे जा रहे हो? यहाँ पर भी आपको खुल के खेलना है. जब आप इतना सारा डेवलपमेंट देख चुके हो ऑलरेडी, यू हैव सीन सो मेनी गुड स्टोरीज, एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर. सी ये मुझे कहीं ना कहीं होल्ड बैक करता है, बिकॉज इट्स अ रेयर डिसऑर्डर, और इसमें जो भी केयर गिवर है, हाँ, जो भी केयर गिवर है वो इतने, हाँ, क्या डॉक्टर्स भी रेयर है क्या?
हाँ, बेसिकली हीमेटोलॉजी उतने हीमेटोलॉजिस्ट है तो अब तो आ रहे हैं, अब तो हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं है, नॉट इन वेरी ग्रेट नंबर्स कि ऑफ कोर्स आपको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मिल ही जाएंगे जो आपका But सुपर स्पेशलिटी। हमारा सारे के सारे जो ऑडियंस है दे आर नॉट फ्रॉम द मोस्ट गुड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, सो ऑब्वियसली यू आर फाइटिंग फॉर दोज हु कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, राइट? ऑफ कोर्स हमारी फाइट होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइट होती है, बहुत होती है, और मेरी कम्युनिटी बहुत मेरा साथ देती है, हमारे जो ईसी मेंबर्स हैं और जो सब हैं, मतलब हम लोगों ने बहुत बार अगेंस्ट जाके भी काम किया है, ऐसा नहीं है। और लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो लगता है कि भाई अगर आपको दबाया जाता है कहीं ना कहीं तो ये करेज और आती है अंदर से कि इसका मतलब ये है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, वो मतलब बिकॉज हाँ, कि अगर आपको ये चीज दबा रहा है कोई कि आपको अगेंस्ट आपके जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियस ये बोलती है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो ये करेज वहां से आती है। गुड टू नो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी डॉक्टर्स हैं, तो एज दे सेड कि भाई अगर तू डॉक्टर के अगेंस्ट बोलेगी ना तो वो जो है वो आपने एक स्टेटमेंट मारा था कि अगर आपके साथ सारे के सारे लोग आपको बोले नहीं करो, और इफ योर इंट्यूशन इज स्ट्रांग यू शुड गो विद योर इंट्यूशन। राइट, एज अ पेरेंट यू आर राइट, एज अ पेरेंट आई बट अगेन एज अ चेंज मेकर you're trying to change, right? You're trying to change people's life and you're trying to do advocacy for hemophilia. मुझे ऐसा लग रहा है कि you still have that intuition in you. डेफिनेटली दैट है, बट सी अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, बार बार उंगली दोगे, तो क्या आप ये बताओ, अगर बार बार कोई आपको उंगली दे रहा है तो क्या अच्छा लगेगा? सेम इज विद गवर्नमेंट एंड द केयर गिवर्स, है ना? तो हमें तो साथ मिलके काम करना है, हमें अगेंस्ट जाके काम नहीं करना, क्योंकि वी नो दैट्स अ कॉस्टली थेरेपी। और रिसेंट में भी अभी आपका इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होती है, तो ये चीज़ तो है, बट लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी के साथ काम करना है, उनके साथ ही जुड़ के काम करना है, तो इसलिए कई बार होता है वी आर टेकन अबैक। I do understand that and it is something which you obviously don't appreciate. बहुत बार होता है कि हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं वो चीज़, और बहुत बार होता है कि हम बोलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर कि हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी के लिए फिर वो हम बेहतर है कि हम चुप ही रहें, चलो ठीक है वैसे। लेकिन हाँ, साइलेंटली हम काम या जो काम कर सकते हैं उनके फेवर में हम जरूर करते हैं। Super. That's incredible because आप give up नहीं कर रहे. Despite of the fact there are system loopholes, there are people who are against you. Your society is not it's not staying back. It is silently revolting. It is a very good thing because again मतलब मैंने थैलेसीमिया के बारे में तो मैंने सुना था, लेकिन हीमोफीलिया इज समथिंग बहुत बार होता है कि पेरेंट्स जब आपको फोन करते रोते रोते कि ऐसा हुआ मेरे साथ में, ऐसा हुआ मेरे साथ में, मुझे ये कहा गया, उस टाइम पे बहुत ख़राब लगता है, उस टाइम पे मुझे वही आई हैड गॉन बैक, मेरे को पुराना सब चीज़ें याद आ जाती हैं, तो फिर वही लगता है कि हम सर्कल करके हम वहीं खड़े हैं अभी तो आगे, बट लेकिन उस टाइम से अभी टाइम पे ये फ़र्क है कि हमको थेरेपी तो मिल रही है ना, तो मैं उन्हीं को समझाती हूँ कि देखो उस टाइम पे हम ऐसे थे, तो आप ये देखो पॉजिटिव देखो। इनफैक्ट जो मैं ये एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, इनफैक्ट अगर जो डॉक्टर भी है आपको बच्चे के सामने बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे हो वैसे हो, मतलब पेरेंट बच्चे, किसी बच्चे को ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि उसके पेरेंट को डांटा जाए उसके साथ? नहीं, पसंद नहीं आएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे ऐसे, सो इस यहाँ पर आते हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट का भी हम काम कर रहे होते हैं इस टाइम। Obviously मतलब in a way you are a counsel only because parents We are counseling them. hopes lose कर देते हैं, तो फिर they will obviously come with a, and counselors honestly speaking I would say that a person who comes with a lot of experience, who had gone through experience, everything, I think उनसे better counselor कोई होता नहीं है, because they walked the path, and then in a time where there were no proper systems, there were no proper arrangements, उस time पे आप fight करके आए, तो फिर that makes a lot of sense, and I think very good that you are doing this cause, and मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि towards the end आपका कोई message for my viewers? मैं यही करूंगी हर एक पेरेंट के लिए जिनके बच्चे कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, टेक द ओनरशिप। सबसे पहले आप ओनरशिप लीजिए बच्चे की,
जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को कि बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम दिस और ही इज हैविंग दिस डिसऑर्डर, तो तब तक चीज़ें जो है आपके लिए भी मुश्किल रहेंगी, बच्चे के लिए भी मुश्किल रहेगी. तो सोसाइटी और बच्चे के बीच में यू आर स्टैंडिंग, यू शुड बी दैट कि यू शुड बी दैट पिलर कि अगर किसी ने बच्चे को कुछ कहे, क्यों कहा मेरे बच्चे को, किस लिए. हर एक का हक है जिंदगी में जीने का, नॉर्मल जीने का. सबका तो अपना अपना सबका normal है। बिल्कुल सबका अपना अपना नॉर्मल है. वो बात दूसरी है, सबका नॉर्मल डिफरेंट है. सबका normal different है. And I think, yeah, that makes a lot of sense because everybody is trying to fit in some way or the other. Right. But I think once you know your own normal, कि यार this is the way I am able to exist, और मुझे लगता है कि I am the most saner, I think वो आपका normal है कि यार यहाँ पे मेरे को अपनी sanity दिख रही है. नहीं तो फिर you go insane if you try to fit in anybody other. Right. So that's great, Yaman. Thank you so much once again for this My pleasure. wonderful time of yours, Alpna. Thank you for inviting me, Sonaman. Thank you very much. I'm obliged. My that- pleasure is all mine. Thank you so much for watching this entire video. आपको अब 3 काम करना है. पहला, comment the best portion which you liked about this video. Number 2, subscribe to this channel because अगर आप subscribe नहीं करेंगे तो हम valuable guests नहीं लेकर आ पाएंगे. So the responsibility is yours to subscribe the channel. And number 3, share this video with someone who needs to listen to this. वो आपका ऑफिस का कोई कोलीग हो सकता है, आपके फैमिली में कोई रिलेटिव हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है. आप जानते हो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, लेकिन they have no idea about. This video can be an awareness medium for them. It can impact their lives positively. And last but not the least, stay connected and be delightful. Thank you.